एवरीवन, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है वंशिका एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन लेके आ गई हूँ वापस से हमारे एक लॉ के चैप्टर का, जिसका नाम है द कंपनीज एक्ट 2013। इस वन शॉट में मैंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि मैंने खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बना के आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही समराइज तरीके से कंपनीज एक्ट को पूरा रिवाइज करा है और मेन जितनी भी चीज़ें थी उन सभी को अच्छे से लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कैप्सूल रिविजन, छोटा सा रिविजन फटाफट से वन शॉट समझ में आए, जहाँ पे हमें बेस से भी चीज़ें समझ में आए लेकिन टाइम भी कम लगे, तो ऐसे ही इस रिविजन के लिए मेरे साथ यहाँ पे इस वन शॉट में बने रहें। ओके, सो कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है इंडेक्स हम लोगों को दिखाई देता है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज, इनकॉर्पोरेशन, एमओए एंड एओए एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। साथ ही साथ में दो और टॉपिक्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जब हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो मानो तुम्हारा कंपनीज एक्ट का पूरा वन शॉट हो चुका है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी होती क्या है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट में हमारी एक कंपनी डिफाइन होती है। कंपनी वो आपके अब क्या डिफाइन किया गया है, कंपनी जो है ना, आपने बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, आपने रिलायंस इंडिया के बारे में सुना होगा, आपने टाटा की कंपनी सुनी है, टीसीएस के बारे में आप सभी जानते हैं, फिर आपने गाड़ियों की कंपनी सुनी है। ये सभी कंपनीज हैं, यानी कि एक कॉर्पोरेट लीगल स्ट्रक्चर है, एक बिजनेस एंटिटी है। ये सभी चीजें आपकी एक कंपनी के डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं। ठीक है, और इसी बात को हम लोगों ने 2 क्लॉज 20 के अंदर भी डिफाइन करा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपनी के फीचर्स हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है ना, वो होता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है मैम? तो देखो, आप लोगों को अगर कंपनी के बारे में सोचना है, समझना है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी जैसे कंपनी एक पूरी पर्सन है। आपको कंपनी को एक इंडिविजुअल की तरह इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे एक इंडिविजुअल की अपनी एग्जिस्टेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूं तो मेरी एक एग्जिस्टेंस है, वैसे ही आपको एक कंपनी जैसी नॉन लिविंग थिंग की भी एग्जिस्टेंस अपने अपने दिमाग में इमेजिन करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप लोगों को कंपनी की ये खास बात जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में समझ में आएगा। सो यू हैव टू इमेजिन द कंपनी एज हैविंग इट्स ओन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कानून की दुनिया में कंपनी की अपनी ही एक एग्जिस्टेंस है, एक पूरी चीज है। ठीक है, दूसरा, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, और तीसरा, इट हैज ऑल द राइट्स ऑफ अ नेचुरल पर्सन। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, मतलब बेसिकली अपने दिमाग से आपको कंपनी का जो एक नॉन लिविंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट है उसको हटा के आपको देखना पड़ेगा एक लिविंग एंटिटी के कॉन्सेप्ट की तरह कंपनी को। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ एसेंशियल फीचर्स आ गए। अब हमने बोला द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपको कानून की दुनिया में, लॉ में कंपनी की अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या ऐसे ही बन जाएगी कि एक कंपनी बनी तो उसको हमने बोल दिया कि इसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है? द आंसर इज नो। अगर आपको कंपनी की अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस चाहिए तो उस केस में आपको कंपनी को पूरे लॉ के प्रोसेस के अकॉर्डिंग रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करवाते हैं मैम, वो भी चीज़ हम लोग आगे इस चैप्टर में देखते जाएंगे। देन इट विल मेक द कंपनी बी एबल टू sue एंड गेट sued। जब तक कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, कंपनी कानून की दुनिया में रजिस्टर्ड नहीं होगी, एक फुल फ्लेजेड पर्सन नहीं होगी, तब तक जो भी राइट्स और जो भी चीज़ें एक आपके नॉर्मल इंसान के पास में होती हैं, वो सभी चीज़ें जैसे कंपनी के पास में भी होती हैं, वो राइट्स कंपनी के पास में उस केस में नहीं होंगे। ठीक है, और जिसमें एक बहुत ही हमारा कॉमन चीज़ आती है, टू sue और टू गेट sued, यानी अगर कंपनी किसी और के ऊपर केस फाइल करना चाहती है, कंपनी के साथ में कुछ चीज़ ठीक नहीं हुई है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में भी आपकी कंपनी जो है केस फाइल नहीं कर पाएगी
अगर उसने अपने आप को लीगली रजिस्टर नहीं करवाया है उस केस के अंदर, then the company will also be able to hold the property in its own name. Will also not be able to hold the property in its own name. मतलब अगर आपने कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया तो कंपनी की मतलब अपनी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और अगर कंपनी की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्या कंपनी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है? द आंसर इज नो, कंपनी अपने नाम पे उस केस में प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती है। और कॉमन सील, अब मुझे बताओ कॉमन सील क्या मैंडेटरी था? Was it mandatory for a company to have a common seal? It used to be mandatory for a company to have common seal. Nowadays, it is not mandatory for the company to have a common seal. अगर आपको किसी भी चीज़ पे असेंट चाहिए, ठप्पा जहाँ से कॉमन सील का पहले लगाया जाता था, तो आप उस केस में 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी, जिस केस में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करा गया है उस केस में कंपनी सेक्रेटरी, और जिस केस में कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया गया है वहाँ पे आप 2 डायरेक्टर्स का भी अगर असेंट लगाते हैं तो आपका काम जो है वो बन जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे परपेचुअल सक्सेशन की। सो बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग आपका पढ़ रहे हैं द फीचर्स ऑफ द कंपनी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी की क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। यानी कि अगर आपके लेट्स से रतन टाटा जी की अभी डेथ हुई थी तो आपको क्या लगता है रतन टाटा जी की कंपनी, इतनी सारी टाटा जो पूरे भारत में फैली हुई हैं, अगर रतन टाटा जी की डेथ हो गई तो क्या सारी की सारी टाटा कंपनीज बंद हो गई? ऑब्वियसली नहीं, टाटा का बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है ना। जितनी भी टाटा कंपनीज आपकी एग्जिस्ट करती हैं वो तो वैसी की वैसी ही चल रही हैं। तो अगर आपके जो ओनर्स हैं कंपनी के उनकी डेथ हो जाती है तो क्या उससे कंपनी की भी डेथ हो जाती है? द आंसर इज नो। ओनर्स की डेथ की वजह से कंपनी की डेथ नहीं होती है। ओनर चाहे जिंदा हो चाहे मर गया हो, कंपनी लॉ के प्रोसेस के थ्रू इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कंपनी को जब बंद करना है तो वो भी आप लॉ के प्रोसेस के थ्रू ही करोगे। ओके, a company has been incorporated as per the due process of law. Hence, the company can only be dissolved as per the due process of law only. Members alive हैं या मर गए हैं उससे कंपनी के लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है, और इसी टर्म को हमने लॉ में बोला हुआ है परपेचुअल सक्सेशन। मीनिंग परपेचुअल मतलब फॉरएवर। कंपनी आपकी फॉरएवर चलती जाएगी जब तक कि आप कानून के प्रोसेस के थ्रू ही कंपनी को डिसॉल्व ना करें। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो अब कॉर्पोरेट व्हील का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो देखो, मेंबर्स को ना अलग माना जाता है, ठीक है ना। मेंबर्स को क्या बोला जाता है? टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइडर्स। उस केस में कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि एक नॉर्मल सी बात करी जाती है कि मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, कंपनी की मैनेजमेंट अलग और कंपनी अलग। यानी कि अगर कोई भी चीज़ आउटसाइडर का किसी भी तरीके का कोई झगड़ा या कुछ भी ऐसा कंपनी के साथ में अगर हुआ है तो उस केस में मेंबर्स या ओनर्स लाइबल नहीं है, कंपनी लाइबल है। पर मैम कंपनी तो ओनर्स ही चला रहे। हाँ, लेकिन मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? मैंने आपको शुरू में ये चीज बोली थी कि आपको कंपनी को एज अ फुल फ्लेजेड इंडिविजुअल ही अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करना है, ठीक है। जैसे कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो पूरी एक अपने आप में एक पर्सन है, उस तरीके से आपको कंपनी को इमेजिन करना था। तो अब उसी में ये बोलते हैं कि अगर आउटसाइडर की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत कंपनी के साथ में होती है, कंपनी के ओनर्स के साथ में होती है, तो उस केस में आपको ओनर्स को अलग रखना पड़ेगा और वो दिक्कत कंपनी के साथ में है। ऐसा कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। बट अब क्या हो रहा था ना, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा मिसयूज भी करा जा रहा था। मैम मिसयूज करा जा रहा था मतलब जो कंपनी के ओनर्स थे ना, वो ये बात सोचते थे कि
हम पे तो कोई बात आने नहीं वाली, क्योंकि अगर आउटसाइडर और हमारा झगड़ा होता है और हम किस चीज़ का मिसयूज़ भी करते हैं तो अल्टीमेट लाइबिलिटी तो जो कानून है वो कंपनी के ऊपर डाल देगा। जो ओनर्स हैं कंपनी के, जो मेंबर्स हैं, वो पर्सनली लाइबल तो होंगे नहीं उन चीज़ों के लिए, क्योंकि लॉ ने ये कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे थे और ऐसे ही फ़ायदा उठाते उठाते हमारा एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था। तो सैलमन भाई जो है ना, हमारा एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो कि हमारे कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। इसी कॉन्सेप्ट के बाद में हमारा लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट भी आया था। अब देखो सैलमन ने क्या करा था। सैलमन ने एक पब्लिक कंपनी बनाई थी और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिनिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी हैव टू बी 7 लोग होते हैं आपके पब्लिक कंपनी के अंदर। ही ट्रांसफर्ड हिज पर्सनल एसेट्स ऑफ रुपीज इतना टू द कंपनी। उसने क्या किया, अपने पर्सनल एसेट्स जो थे वो कंपनी को ट्रांसफर कर दिए और कंपनी से इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश ले लिया, जिसमें वो खुद एक डिबेंचर होल्डर था और बाकी कुछ इक्विटी अपनी वाइफ को दे दिया, अपने पास रख लिया, आगे पीछे दे दिया। ठीक है, अब एंड में क्या हुआ ना, कंपनी का दिवालिया निकल गया, यानी कंपनी नहीं काम कर पाई, कंपनी नहीं चल रही थी। तो जब कंपनी नहीं चल रही थी तो उस केस में उसने क्या करा, उसने सबसे पहले अपने जब जितने भी एसेट्स थे उनको रियलाइज किया, मतलब उनको बेचा, और उनसे जितने भी उसके पास में अपने एसेट्स को बेचने के बाद में जो उसके पास में पैसे आए ना, वो उसने अपने को ही दे दिए, ये क्लेम करके कि वो तो कंपनी का डिबेंचर होल्डर है। एंड एज पर द रूल द डिबेंचर होल्डर्स हैव टू बी पेड फर्स्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, है ना। इक्विटी शेयर्स को तो एंड में पे किया जाता है, सबसे पहले इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इट इज द डिबेंचर होल्डर्स हु आर पेड। सो सैलमन भाई ने ये बोला कि क्योंकि मैं इस कंपनी का डिबेंचर होल्डर हूं तो सबसे पहले तो मुझे ही पे होना चाहिए। तो उसने अपने कंपनी के एसेट्स रियलाइज करके सारा पैसा खुद ही ले लिया। अब क्या हुआ, कोर्ट में ये बात गई, सभी लोग बहुत झगड़ा करने लगे कि ऐसे कैसे तुमने हमसे पैसे लिए, ऐसा वैसा। और एंड में जब तुमने अपने कंपनी का दिवालिया निकला और तुमने सारे एसेट्स को रियलाइज किया तो उसके बाद जो भी तुम्हारे पास पैसे आए वो भी तुमने खुद ही अपने पास ही रख लिए, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे करके बहुत सारा जो है लड़ाई झगड़ा होता रहा और ये बात फैल गई। अब ये लोग कोर्ट चले गए। तो देखो कोर्ट वालों ने क्या बोला, कोर्ट वालों ने बोला दैट देखो रूल के अकॉर्डिंग तो डिबेंचर होल्डर्स को ही पहले पे किया जाता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। और अगर वो सैलमन ही था तो ये तो एक मेयर कोइंसिडेंस है, सैलमन को ही रहने दो, पैसे पहले सैलमन को ही मिलेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कोर्ट फेवर्ड सैलमन। लेकिन इस पूरे केस लॉ की वजह से कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट तो लगा दिया था कि हम जो है हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम जो है कंपनी के ओनर्स को प्रोटेक्ट करेंगे आउटसाइडर्स के लिए। तो यहाँ पे सैलमन में उन्होंने कंपनी के ओनर सैलमन को प्रोटेक्ट भी कर दिया इस लॉ ने अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। बट लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील ने बोला कि ताकि कोई कॉर्पोरेट व्हील कॉन्सेप्ट का फायदा ना उठा ले, इसीलिए हम उस कॉर्पोरेट व्हील यानी उस पर्दे को उठाएंगे और उसके बियॉन्ड देखेंगे दैट हु इन फैक्ट आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कि हम लोग कितना मर्जी ये बोल लें कि आप ऐसा इमेजिन करो कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, उसकी अपनी खुद की एक एग्जिस्टेंस है ना, ये सारी चीजें, लेकिन उसके साथ साथ में इस चीज का फायदा भी तो उठाया जा सकता है। तो अगर उस चीज का फायदा उठाया जा सकता है तभी तो हमने ये लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे हमने बोला टू लुक बियॉन्ड द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड टू सी दैट हु इन फैक्ट आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। और वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आई होंगी।
ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर कि कंपनीज कितने तरीके की होती हैं। तो कंपनीज हमारी होती है लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, दैट इज द ओनली अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स द कंपनी कैन आस्क फॉर। जो भी आपका शेयर होल्डर है, अगर उसका 10 रुपए का टोटल अमाउंट था, 8 रुपए पेड अप है, तो लिमिटेड बाय लाइबिलिटी मतलब अगर आपकी जो कंपनी है दैट इज लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, तो उस केस में कंपनी कैन ओनली आस्क फॉर दैट ₹2 फ्रॉम द शेयर होल्डर, दैट इज अ कंपनी which is limited by liability. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जितना शेयर होल्डर ने गारंटी दी है कंपनी उस शेयर होल्डर से उतना ही अमाउंट मांग सकती है। कंपनी अनलिमिटेड, यानी कि जहां पे भी आपके जो मेंबर है, जो शेयर होल्डर है, उसकी लाइबिलिटी इज एक्सटेंडिंग टू अनलिमिटेड। बट ये सिर्फ किस केस में होगा, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, उसी केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज दैट कंपनी जो कि और कुछ कंपनीज को कंट्रोल करती है, यानी होल्ड करती है। ठीक है, होल्डिंग मतलब पापा कंपनी, जैसे पापा का सबके ऊपर एक होल्ड होता है ना, ऐसे नॉर्मली होता है। मम्मी का भी हो सकता है, मम्मी या पापा जिसका भी आपके घर में होल्ड होता है वो हो गया होल्डिंग कंपनी, जो बाकी लोगों को एक तरीके से बाइंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सब्सिडरी कंपनी का क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी आपकी वो कंपनी है जिसको होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है। ठीक है, यानी कि ऐसी कंपनी, देखो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है, या फिर सब्सटैंशियल यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वो होल्ड करती है। तो जिस कंपनी का वो होल्ड करती है ना, वो कंपनी हो जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, या जिस कंपनी के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करती है वो कंपनी हो जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी, और जो अपॉइंट करती है वो हो जाएगी आपकी होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जो कि होल्ड करती है, मतलब जिस कंपनी में आप ग्रेटर देन इक्वल टू 20% शेयर यानी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो, वो कंपनी हो जाती है आपकी एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स किस तरीके की क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ओपीसी। ओपीसी का क्या मतलब हो गया? ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर होता है 1% कंपनी में, और वही पर्सन क्या करता है, क्या एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करता है? यस, वही पर्सन जो है वो एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करता है। और हमने क्या बोला, यही जो 1% है 1% कंपनी का, ये एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। इस सेक्शन के पर्पसेस के लिए इंडियन रेसिडेंट यानी कि जो आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ग्रेटर देन इक्वल टू 120 डेज इंडिया के अंदर रहा था, दैट पर्सन इज supposed to be a resident in India for the purposes of this section. Then one person at a time can be the member of the same, मतलब for example अगर मैं एक ओपीसी की मेंबर हूँ तो मैं एक टाइम पे एक ही ओपीसी की मेंबर हो सकती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक टाइम पे इस ओपीसी की भी मेंबर हूँ, उस ओपीसी की भी मेंबर हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम वन ओपीसी, एक मेंबर जो है वो एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी जो है उसमें मिनिमम आपको 2 लोग रखने पड़ते हैं और मैक्सिमम 200 लोग होते हैं एज मेंबर्स। ठीक है, और जॉइंट होल्डर, इस 200 की लिमिट में जॉइंट होल्डर्स को 1 काउंट करा जाता है, और आपके एक एम्प्लॉयज जो हैं चाहे करंट हो या एक्स हो, वो इसमें इस लिमिट 200 के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब 200 में आप उन लोगों को गिनती नहीं करोगे। ठीक है, और एक और है कि यहाँ के जो शेयर्स हैं आप वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी के केस में देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। शेयर्स जो हैं आपके पब्लिक कंपनी के केस में वो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। द शेयर्स इन केस ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी की नो रिस्ट्रिक्शन है। फिर आपकी एक प्यारी सी कंपनी आती है जिसको हमने बोला है हमारी स्मॉल कंपनी। यही जो हमारी स्मॉल कंपनी होती है, इसमें हमने बोला पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम आपका जो है 4 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो आपका मैक्सिमम है वो 40 करोड़ से ज़्यादा का
नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं? आई होप आप लोगों को इस रिविजन वन शॉट में बहुत मज़ा आ रहा हो, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से इन नोट्स को प्रिपेयर किया है, जहाँ पे मैंने चाहा है कि हम लोग कम से कम टाइम में अपने सीए फाउंडेशन कंपनीज एक्ट को पूरा अच्छे से रिवाइज कर सके। राइट। अब हम लोग आएंगे हमारे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के ऊपर कि इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होता है। अगर हमें एक कंपनी फॉर्म करनी है तो किस तरीके से हम उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आ गया आपका प्रमोटर। प्रमोटर कंपनी का फाउंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे साथ में अड्डा के चैनल पे पढ़ रहे हैं। अड्डा का चैनल जो है आपका एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 24/7। अड्डा के फाउंडर्स कौन है? अड्डा के फाउंडर्स हैं हमारे अनिल नागर सर और सौरभ बंसल सर। तो यही जो हमारे अड्डा के फाउंडर्स हैं ना, इन्हीं को हम लोग प्रमोटर्स भी बोलते हैं। यानी ओरिजिनली जिस कंपनी को बनाने का आइडिया जिस पर्सन के दिमाग में आया होता है और फिर वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो प्रमोटर ऑफ द कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है? इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जिस भी पर्पस के लिए आपकी कंपनी बनी है, वो सारी चीजें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती हैं। इट इज द इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू आउटसाइडर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। अब कोई भी आउटसाइडर है, कोई भी इन्वेस्टर है, वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करता है? कंपनी के बारे में पढ़ के, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के, कंपनी का स्टेटस देख के। तो ये सारी भी जो चीजें हैं ना, वो आपकी लिखी होती हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओके, यानी कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, कंपनी करती क्या है, कंपनी एग्जिस्टेंस में क्यों आई, आपके जो फाउंडर्स या जो भी आपके प्रमोटर्स थे उनकी विजन क्या थी ये कंपनी बनाते टाइम, वो सभी चीज़ें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, एक मेमोरेंडम है, इसमें वो सभी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब कंपनी बनी, क्यों बनी, क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए बनी, किस तरीके से चलेगी, कौन कौन मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यही इन्हीं सारी चीजों को हमने कुछ क्लॉजेज में बांटा हुआ है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के होते हैं कुछ क्लॉजेज। कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं? तो हमने बोला सबसे पहले तो होता है नेम क्लॉज, दैट इज आपकी कंपनी का नाम क्या है ये बताओ। उसके बाद होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, दैट इज आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से सिटी में सिचुएटेड है, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। और आपका हो गया लाइबिलिटी क्लॉज, दैट इज वेदर द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, बाय शेयर्स, जो भी है वो लाइबिलिटी क्लॉज में आ जाएगा। ओ से हो गया आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि कंपनी जो है आपकी वो एग्जिस्टेंस में क्यों आई, किस वजह से आई, क्या ऑब्जेक्टिव था उस कंपनी का एग्जिस्टेंस में आने के लिए, ये सभी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखी होती हैं। कैपिटल क्लॉज में आपका लिखा होता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो कितना है। ठीक है, और एसोसिएशन क्लॉज, दैट इज जब दो कंपनी साथ में आएंगी तो वो किस तरीके से फंक्शन होगा, उसको हमने बोला आपका एसोसिएशन क्लॉज। राइट, ओके। अब हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिन्स पे आएंगे जो कि आपके इस चैप्टर के टुवर्ड्स द एंड हम लोग बात करने वाले थे, है ना। दो तीन हमारी डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनना। और ये वही डॉक्ट्रिन्स हैं, ये वही चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। बहुत रेपिटेटिव सा ये क्वेश्चन है, बहुत रेपिटेटिव सा ये टॉपिक है, इसीलिए अपना ध्यान जो है वो बना के रखना, क्योंकि ये जो आने वाला कुछ 5 से 10 मिनट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की। मैम, डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि ऐसा एक रूल हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है, लॉ मेकर्स ने एक ऐसा रूल बनाया है जिसको हमने बहुत ही फैंसी और अच्छी लैंग्वेज में बोल दिया, वो एक डॉक्ट्रिन है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब हो गया बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द पावर्स। ठीक है, अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई होती है ना। पूरा कंपनी का नेम,
रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्लॉज कितना है, कैपिटल क्लॉज कितना है, ये सभी चीजें आपके कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है। लेकिन अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी मतलब कि किसी आउटसाइडर के साथ में कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन करती है जो कि आपके एमओए यानी कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेमोरेंडम में लिखा था कि कंपनी जो है वो मैक्सिमम इतने ही लेट्स से कुछ लिमिट तक ही डीलिंग कर सकती है बाहर के लोगों के साथ में, आउटसाइडर्स के साथ में 2 करोड़ तक डीलिंग कर सकती है, लेकिन कंपनी ने 2.5 करोड़ तक की डीलिंग कर दी। यानी कंपनी ने वो काम करा विच वॉज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, यानी कि बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की पावर 2 करोड़ थी, लेकिन डॉक्यूमेंट में आपने जो आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा उसमें आपने 2.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मीन्स द कंपनी वेंट अल्ट्रा वायर्स। कंपनी ने कुछ एडिशनल चीजें कर दी जिसके लिए वो ऑथराइज्ड भी नहीं थी करने के लिए। ऐसा जब भी अग्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक वॉइड अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एक वॉइड अग्रीमेंट, यानी कि उस अग्रीमेंट का कोई काम ही नहीं है, उस अग्रीमेंट की लॉ की नजर में कुछ अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। ओके, एंड ऑन सच अ ट्रांजैक्शन neither anyone can sue the company nor the company can get sued। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम करा जिसको करने के लिए आप लाइबल ही नहीं थे। तो जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जिस काम को करने के लिए यू वर नॉट ऑथराइज्ड, देन आप ऑब्वियसली आप कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज इफेक्ट हो जाता है, अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता है। अगर वो चीज शुरू से ही वॉइड है यानी कि ना तो कोई आपको सू कर सकता है ना आप किसी और को सू कर सकते हो, राइट? ओके, देन मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है that if a company has acquired property against ultra vires transaction, the other party can place injunction and restrain the company from using that property। अब देखो, अगर कंपनी ने कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी ट्रांजैक्शन करी विच वॉज अल्ट्रा वायर्स, दैट इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड व्हाट वाज रिटन, तो उस केस में अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करी है तो दूसरी पार्टी जिसके साथ उसने ट्रांजैक्शन करी है वो इंजंक्शन का मतलब रोक सकती है कि रुक जाओ, इस ट्रांजैक्शन को पूरा मत होने दो। ठीक है, दूसरी कंपनी कैन ब्रिंग एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन and restrict the company from using that property। और उस कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि मतलब तुमने ये प्रॉपर्टी तो खरीद ली, बट क्योंकि तुमने ये प्रॉपर्टी जो खरीदी है वो उस प्राइस पे खरीदी है जिस प्राइस पे खरीदने के लिए तुम्हारी कंपनी तुमको ऑथराइज नहीं कर रही थी, तुम्हें इतने लिमिट तक ही जाना था, तुम उसको एक्सीड कर चुके हो, तो तुमने अल्ट्रा वायर्स का जो है ट्रांजैक्शन इनकर किया है। और अल्ट्रा वायर्स की ट्रांजैक्शंस तो वॉइड एग्रीमेंट्स को जन्म देती हैं, है ना? तो जो दूसरी पार्टी है ना वो इंजंक्शन ला सकती है, यानी कि रोक सकती है कि कंपनी उस प्रॉपर्टी को किसी तरीके से यूज ना कर पाए, रिस्ट्रेन कर सकती है, राइट? ओके, now we come to another topic which is AOA, which is the Articles of Association। Memorandum of Association was the charter of the company। Articles of Association is the subset of the Memorandum of Association। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें कंपनी के बायलॉज लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? कंपनी के बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस की कंपनी किस तरीके से फंक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग छोटे थे तब आप लोगों की क्लास में एक मॉनिटर होता था, एक सेकंड मॉनिटर होता था। तो जो फर्स्ट मॉनिटर होता था वो मेन होता था और सेकंड मॉनिटर सप्लीमेंट्री, एडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री होता था। उसी तरीके से जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है। ऑलराइट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपैरिजन में एक काफ़ी इजी टास्क है, बट कंपैरिजन में मतलब कंपैरेटिवली आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हो। किस तरीके से? आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। SR पास करके आप लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकते हो, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तो आप कभी भी अमेंड
कर ही नहीं सकते हो, उसके लिए तो आपको स्पेशली NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की परमिशन लगती है। ओके ओके, अब देखो हायरार्की किस तरीके से चलती है। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके ओके, आर्टिकल्स कैन ऑल्सो नॉट बी चेंज्ड एज पर द विश, अगर उनके अंदर क्या है, अगर उनके अंदर है आपके एंट्रेंचमेंट का कोई क्लॉज। एंट्रेंचमेंट मतलब कि तभी आप आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं, या तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी या फिर बाद में जब ऐसा कोई मौका आया तब। अच्छा, यही सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में ना आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं आरओसी को फॉर द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी टू गेट कंप्लीटेड। नाउ व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको सबमिट करने पड़ते हैं? आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ती है CA/CS या CMA की, एक सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है, कि जो भी चीज़ें इन सभी डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हैं, चाहे वो MOA हो या AOA हो, वो सभी चीज़ें सही हैं। ओके, और फ्रॉड ऑफेंस ऑल इंफॉर्मेशन आपकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है वो पूरी है, कंप्लीट है और ट्रू है, एंड इट इज़ फेयर टू योर नॉलेज, जिन भी लोगों ने उसको साइन करा है। आपको जो है कंपनी का एड्रेस भी देना पड़ता है कि कल को अगर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, कोई आरओसी जो है वो कंपनी के साथ में करना चाहता है तो कंपनी को एक एड्रेस देना पड़ेगा कि यहाँ पे आप जो है चिट्ठी, खत वगैरह भिजवा सकते हैं। दिस इज द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर्स में मेंबर्स के बारे में होता है, डायरेक्टर्स के बारे में होता है, आपका डायरेक्टर्स के इंटरेस्ट क्या क्या है, मतलब एक डायरेक्टर और कितने कंपनीज में इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, वो सारे पर्टिकुलर्स भी आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करना होता है। अगर आरओसी इन सभी चीज़ों के साथ में सेटिस्फाइड है तो फाइनली आरओसी आपको इशू कर देता है एक सिन यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपका क्या होगा? सिन, सॉरी, द सिन इज अ 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। ओके, चलो यहां तक सभी को समझ में आया। अब हमारे लास्ट के 2 डॉक्ट्रिन्स पेंडिंग है और उसके बाद हमारा इस एक्ट का 1 शॉट रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाएगा। Now, what do you mean by the doctrine of constructive notice? क्या होता है आपका doctrine of constructive notice? तो देखो, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स से। मैम मतलब कि जब भी कोई भी आउटसाइडर आपके कंपनी के साथ में जब डील कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर अगर आपकी कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो ये चीज़ अज्यूम करी जाती है कि उस आउटसाइडर को कंपनी के बारे में पता होगा, उस आउटसाइडर ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा होगा, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा होगा, कंपनी के इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है पढ़ा होगा, ठीक है, बिफोर ही डील्स विद द कंपनी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं करा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी फ्लावर्स का बिजनेस करती थी, आउटसाइडर आया, आउटसाइडर ने कंपनी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करी एप्पल्स के बिजनेस के लिए, वॉइड होगा या वैलिड होगा? वॉइड होगा ना। सच ट्रांजैक्शन बिकम्स व्हाट? Such transaction becomes void because the outsider only is going to be punished and he cannot recover the damages, because ये assumption ली है लॉ मेकर ने कि जब भी कोई भी आउटसाइडर एक कंपनी के पास में आके कंपनी के साथ में डील कर रहा है तो एटलीस्ट उसको कुछ तो कंपनी के बारे में पता ही होगा ना, कंपनी क्या काम करती है। अगर आप कंपनी के साथ में डील कर रहे हो, आपको एप्पल्स के उसमें करना है कुछ, वो कंपनी फ्लावर्स के साथ में डील करती है, तो आपकी रिसर्च क्या है? आपकी तो बेसिक एंड पे अपनी रिसर्च तो जीरो है। तो यही चीज लॉ मेकर ने यहाँ पे लगाई। दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में एक और डॉक्ट्रिन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? वैसे तो कंपनी ने किसको प्रोटेक्ट करा? वैसे तो कंपनी ने प्रोटेक्ट करा आपके एम्प्लॉइज को, आपके कंपनी के अंदर के लोगों को,
ठीक है, आउटसाइडर से, क्या आउटसाइडर ही गलत है? अगर वो कंपनी में डील कर रहा है तो उसको पहले से ही कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो भी आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उन सभी में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उसको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये चीज बोलता है दैट प्रॉब्लम्स इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज द फॉल्ट ऑफ द कंपनी एंड नॉट द आउटसाइडर। यानी कि अभी तक तो हमने बोला आउटसाइडर की ही गलती है, आउटसाइडर को ही सब कुछ पता होना चाहिए। अब हमने बोला कि अगर कंपनी की अपनी कुछ परेशानी, दिक्कत, खटर पटर चल रही है तो उस केस में आउटसाइडर बेचारा क्या कर सकता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर में ही अगर कोई गलती है, इंडोर में ही कोई कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो इस केस में हम आउटसाइडर को ब्लेम नहीं कर सकते। और इसी डॉक्ट्रिन को बोला जाता है द टर्क्वांड्स रूल, क्योंकि ये टर्क्वांड का ही केस लॉ था जहां पे इस डॉक्ट्रिन ने जन्म लिया था, ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में भी आप लोग क्या करोगे? आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करोगे अगर उस इंटरनल रेगुलरिटी के बारे में आउटसाइडर को प्रायर नॉलेज थी, आउटसाइडर को पहले ही इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट में जो भी चीजें चल रही हैं, चार दीवारी में जो चीजें चल रही हैं, अगर आउटसाइडर को पहले से पता है तो उस केस में आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। आउटसाइडर इनोसेंट नहीं है, वो उस झगड़े का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो उस चीज का पार्ट बन रहा है, ठीक है। या फिर अगर आउटसाइडर को पहले से ही कुछ सस्पेशन था तो उस केस में भी आप आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर फॉर्जरी थी, उस केस में भी आप आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हैं आपकी कुछ एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। समझ में आया? वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। यहाँ पे आप आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कभी नहीं करोगे, और इसी को हम लोगों ने टर्क्वांड्स रूल भी बोला है ना। क्यों? क्योंकि देखो ना, हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लाया था इसलिए कि जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करेगा तो कंपनी के बारे में उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी के बेसिक्स ही नहीं पता है कि कौन फाउंडर है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप इंटरव्यू में करने क्या जा रहे हो? तो ये कहता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड आपको ये चीज बोलता है कि इंडोर मसले जो कंपनी के हैं उससे आउटसाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडोर मसलों में आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है, तो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट किया जाएगा और कंपनी को ही ब्लेम किया जाएगा। बट उसके भी कुछ एक्सेप्शंस आ गए कि अगर आउटसाइडर को इंटरनल मसलों के बारे में भी पता था तो भैया फिर से आउटसाइडर सॉरी, हम तुमको प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, ओके। So with this we have come to an end of the one shot revision of Companies Act. पूरी कोशिश थी मेरी कि मैं आप लोगों को 30 मिनट्स में इसको पूरा करवा पाऊँ, और अराउंड अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम तक मैंने आप लोगों के साथ में पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट का फुल फ्लेजेड वन शॉट रिविजन कंप्लीट करवाया है। ये नोट्स मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे थे, जहाँ पे बहुत शॉर्ट समराइज मैनर में मैंने सब कुछ कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये रिविजन लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों का कुछ डाउट हो तो मैं कॉमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए हमारे चैनल एकाग्रता सीए फाउंडेशन बाय अड्डा 24/7 पे बने रहें और मेरे साथ में अगले वन शॉट में ज़रूर मिलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।